डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने सॉइल बनती किस तरह से उसके बारे में पढ़ा, हमने सॉइल के पार्टिकल्स पढ़े थे और टाइप ऑफ द सॉइल पढ़े थे। वैसे अब हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन पढ़ेंगे। और ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं बेटा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉपमोस्ट सॉइल, रिमूव होनी शुरू हो जाती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम सॉइल इरोजन कहते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को बेटा। अब अगर हम बात करेंगे भाई सॉइल इरोजन के कॉजेज क्या, वो पढ़ना में किसके कॉजेज क्या क्या होंगे, ठीक है, इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे और इसका फिर प्रिवेंशन हम इसे बचाएंगे किस तरह से। कॉजेज में सबको बताओ किस तरह से हो सकता है, हैवी रेन, तेज बारिश आती है, सब एक एक चीज समझा दूंगी मैं आपको। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो क्या हो सकता है बेटा, स्ट्रॉन्ग विंड। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो इम्प्रॉपर एंड सस्पेंडेड कल्टीवेशन। ओके बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ह्यूमन एक्शन का, तो सबसे बड़ा रोल होता है फ्रीक्वेंट फ्लड। तो डिफरेंट कॉजेज होते हैं जो किसके कॉजेज होंगे, सॉइल इरोजन के कॉज होंगे। हैवी रेन, एक और अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, डस्ट स्टॉर्म, मतलब इस तरह से मिलता है, स्ट्रॉन्ग विंड से मिलता जुलता हो जाता है। हैवी रेन भाई जब बहुत तेज बारिश आती है तो बारिश क्या होती है, अपने साथ में मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके चली जाती है। और सबसे मेन रीज़न भाई मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हमने धीरे धीरे प्लांटेशन कम कर दी है, बैरन लैंड्स हमारे पास पड़ी हुई, हमने फॉरेस्ट को कट कर दिया गया। सबसे बड़ा रीज़न होता है एक सॉइल इरोजन का। अब अगर हम बात करें भी बहुत तेज़ बारिश आती है, अगर पानी वहाँ पे प्लांटेशन अच्छे से प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, भाई वो वाटर को होल्ड करके रखेगा, सॉइल को होल्ड करके रखता है। लेकिन अगर हमने प्लांटेशन अब बहुत कम कर दी है तो वहाँ से तेज़ बारिश आती है तो पानी को अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके चली जाती है। ऐसे जब स्ट्रॉन्ग विंड आती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो तेज़ हवा भी आपने देखा है, अगर आपने जो खाली जगह होती है मेनली वहाँ पे आपको इस तरह से मिट्टी की जो सॉइल है उसको ऐसे वेव से उड़ती हुई दिखाई देती है। तो ये टॉप मोस्ट सॉइल उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, जो सॉइल इरोजन का रीज़न बनता है। इम्प्रॉपर एंड द सस्पेंडेड कल्टीवेशन, ये भी इसका सबसे बड़ा रीज़न है। फिर हम एग्रीकल्चर लैंड होती है जो पर्टिकुलरली भी हम एग्रीकल्चर लैंड में जैसे हमने क्रॉप को कट कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, तो हम काफ़ी बार हमारे खेत को खाली जो छोड़ते हैं, और उसमें खाली भी छोड़ना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको कल्टीवेट, सस्पेंडेड टाइप में कल्टीवेट करके उसको मिट्टी को हम लूज छोड़ देते हैं, ताकि हम छोड़ते तो इसलिए ताकि वहाँ पे वीडिंग वगैरह ना हो, कोई भी चीज़ ना हो, ठीक है, लेकिन वीड्स वगैरह ना हो इसलिए हम छोड़ते हैं। बट आंधी आती है, बारिश आती है तो लूज सॉइल्स तो हम वैसे ही छोड़ कर देते हैं, तो पानी के साथ में या मिट्टी के साथ में, हवा के साथ में बह के एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। ह्यूमन एक्शन मैंने जैसे बताया कि सब हमारा ही रोल होता है, डे बाई डे पॉपुलेशन बढ़ती हुई जा रही है और उसकी नीड को पूरा करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्स को सबसे ज़्यादा डैमेज करते जा रहे हैं, और हमने एक्सेस अमाउंट के अंदर प्लांटेशन कट कर दिए, बैरन लैंड छोड़ दी है, जिसके कारण लार्ज अमाउंट के अंदर सॉइल इरोजन होता है। फ्रीक्वेंट ब्लड, कभी कभी एकदम से बहुत तेज़ बाढ़ आ जाती है, बाढ़ मतलब बाढ़ आती तो भी पानी को, मतलब पानी बाढ़ आती है बहुत तेज़ से तो वो बहती हुई जाती है और क्या करके लेके जाती है, सॉइल को इरोज कर देती है। डस्ट स्टॉर्म, जो आंधियाँ चलती है, वो आंधी भी क्या होती है, एक हालांकि एक लेयर से दूसरी लेयर में वहाँ पे, तो ये सब क्या होते हैं, सॉइल इरोजन के क्या होंगे, कोज होंगे। ओके बेटा, तो आपको बस यही, हैवी रेन आती है, इट कॉज द सॉइल इरोजन, में पानी है, पानी अपने साथ मिट्टी को लेके चला जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड है, प्रॉपर एंड द सस्पेंडेड कल्टीवेशन है, ह्यूमन एक्शन, फ्रीक्वेंट फ्लड एंड द डस्ट स्टॉर्म, ये सब क्या होते हैं बेटा, कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे। अब हमने सॉइल इरोजन कर दिया तो इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, इफेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, लॉस ऑफ फर्टिलिटी,
सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि टॉप मोस्ट सॉइल तो वहाँ से उठती हुई चली जाएगी, जिसके अंदर ह्यूमस भी प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर रहे थे, वो धीरे धीरे उठ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, तो धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज नहीं होगी तो वहाँ प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, डेजर्टिफिकेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डेजर्टिफिकेशन आ जाएगी, डेजर्ट कंडीशन आ जाएगी वहां पे। फिर अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्लैश फ्लड। भाई अब वो प्लांटेशन के सभी प्लांटेशन, भाई सॉइल नहीं रहेगी तो प्लांटेशन नहीं होगी, प्लांटेशन वहां पे नहीं होगी तो प्लांटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है, ये सॉइल को होल्ड करके रखती है, ठीक है। अब बारिश आएगी तो भाई वहां पे पानी जो आएगा तो वहां पे तो प्लांटेशन है नहीं, तो वाटर होल्ड कैसा रहेगा, और वो बाढ़ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, फ्लैश फ्लड कहेंगे। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेटा, तो वहां अगर हम बात करेंगे तो फेमाइन। फेमाइन का मतलब क्या होता है, एक तो अगर बाढ़ आ रही है वहां पे उस टाइम पे कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ लार्ज अमाउंट के अंदर बीमारियां होने के चांसेस है, फूड की प्रॉपर अमाउंट नहीं मिलेगी लोगों को, क्योंकि हम सॉइल की फर्टिलिटी तो हमने डिक्रीज ही कर ली है, वहाँ पे भी धीरे धीरे प्लांटेशन ही नहीं रहेगी, पूरा का पूरा बैरन लैंड हो जाएगा, डेजर्ट कंडीशन आ जाएगी। तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है बेटा हमें, वहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो फेमाइन आ जाती है, वहाँ पे कमी आ जाती है, फूड की कमी आ जाती है, बीमारियाँ अलग अलग तरह की आने शुरू हो जाती है, वहाँ फ्लड रहेगी, पानी वहाँ पे रहेगा क्योंकि ना तो परकोलेट होकर नीचे जा पा रहा है और फ्लड की फॉर्म में ये वाटर है ही नहीं, अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे फिर अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, मॉस्किटो ब्रीड करेंगे जो अलग अलग तरह की बीमारियाँ फैला देंगे, तो ये फेमाइन का रीजन भी बनता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो लैंडस्लाइड्स इन हिली एरियाज। लैंडस्लाइड होनी शुरू हो जाती है, आपने भी देखा है कि हिली एरियाज के अंदर, क्योंकि हिली एरियाज में जहां पर हमने वहां सॉइल इरोजन हो चुका है तो वहां की सॉइल लूज पड़ने शुरू हो जाती है, थोड़ा सा भी हवा का झोंका आता है, बहुत तेज थोड़ी सी बारिश तेज आ जाती है, थोड़ी तेज हवा आ जाती है, तो पूरी की पूरी ही हिल्स का एक एरिया नीचे आ जाता है टूटता हुआ, जिसे हम क्या नाम देंगे, लैंडस्लाइड, और जो एक अच्छे एक्सीडेंट का रीजन बन सकता है, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्या कहा, सॉइल इरोजन के इफेक्ट पड़े हैं कि सॉइल, आपको मोस्टली लिखना भी पड़ता है, तो मैं इस तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है, देखो सॉइल इरोजन के बारे में जो मोस्टली क्वेश्चन आता है बेटा वो आपको सब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से मिलता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से नहीं मिलता, और ये आपको पता है, अभी आपने भी नॉर्मल सा आता है ये कि क्या क्या रीजन है, आपको रीजन थोड़ा याद रख लेना है, कॉजेज याद कर लेना, इफेक्ट आए हो ही रहा है तो इसके इफेक्ट आ जाएंगे। अब हम उसे प्रिवेंट किस तरह से करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, हमें प्रिवेंट किस तरह से करना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, हमें प्रॉपर प्लांटेशन करनी है, क्या करनी है, प्रॉपर प्लांटेशन करनी है, जितने हम प्लांट ग्रो करेंगे, जो खाली जगह होती है वहाँ पे हमें क्या कर देना चाहिए, प्लांट को ग्रो कर देना चाहिए ताकि वो सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रखे, ठीक है बेटा, ये होल्ड रखे, ये करके रखे ताकि हमारी सॉइल ना उड़े। ग्रासेस हमें ग्रो करनी चाहिए, तो मेस्ट में लगे हमें ग्रासेस भी, जो खाली लैंड होती है वहाँ पे हम प्लेट नहीं ग्रो, तो अगर हमारे पास अभी तो उसके अंदर जो ग्रासेस भी, लैंड एरिया खाली पड़ा हुआ है तो घास वगैरह ग्रो कर देनी चाहिए, घास पे क्या होती है, अच्छे से वाटर को और सॉइल को होल्ड करके रखती है ताकि वहाँ पे हमारे पास में क्या ना आए बेटा, वहाँ पे सॉइल इरोजन ना हो। फिर अगर हम बात करें जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, इसे हम क्या भी कहते हैं, स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं। आपने भी देखा होगा जो हिली एरियाज में होती है स्टेप फार्मिंग होती है कि भाई हिली एरियाज में एक जो लेवल बन गया उसके ऊपर हमें अच्छे से कल्टीवेट करना चाहिए, फिर दूसरी लेयर बना के उस तरह से उसको प्लेन कर देना चाहिए, उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर उड़ के आएगी तो दूसरी तरफ ही दूसरे पे ही रह जाएगी ताकि वहाँ पे हमारे पास और कहीं वो उड़ के ना जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो काउंटर बंदिंग,
काउंटर बंदिंग जैसे जो हमारे फील्ड होते हैं मेनली बेटा, इमेजिन करो ये हमारे फील्ड है, छोटे आपने भी देखे जब हम कल्टीवेट करते हैं या फिर हमारा जो मेन इधर बॉर्डर लाइंस होती है साइड साइड के बीच में, हम मिट्टी के ऊपर उठा उठा के बांध टाइप में बना देते हैं ताकि मिट्टी आप उड़ेगी तो यहीं पे रह जाएगी। तो पहले ही बनाए जाते थे जैसे डोले जिसे हम बोलते हैं, हमारे खेत के बीचों बीच में इधर इधर करके आपने देखा कि हम उसको पार्टीशन कर देते थे मिट्टी का, चिकनी मिट्टी के थ्रू में। इससे क्या होता था, मिट्टी उड़ के वहीं रह जाती थी, भाई हवा में आए तो वहीं से वहीं चली जाती थी। तो इसे हम क्या कहेंगे, काउंटर बर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर बर्निंग। ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड या स्ट्रॉन्ग, या विंड ब्रेकर भी हम कह सकते हैं इन्हें। विंड ब्रेकर का मतलब क्या होता है, जहाँ पता है कि यहाँ से क्या आती है बेटा, आंधी आती है और आंधी से यहाँ से क्या हो जाते हैं, वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैंने वो मिट्टी को लेती हुई चली जाती है। तो विंड ब्रेक कर देना चाहिए, मतलब जगह जगह जहाँ से लगता है कि यहाँ से जाके यहाँ पे क्या आती है, तेज से आंधी आके यहाँ पे मिट्टी को उड़ा के लेके चले, तो वहाँ पे हमें बंद टाइप में कर देना चाहिए, बंस बना देने चाहिए, बांध जिसे हम कहते हैं वो बना देने चाहिए। या फिर अगर हम बात करें हमारे खेत के अंदर जो मेनली है, फिर बीचों बीच हमें कहीं कहीं पे बड़े बड़े ट्रीज लगा देने चाहिए परमानेंटली, या शब के प्लांट लगा देने चाहिए ताकि वहाँ मिट्टी हमारी उड़े ना। तो इस तरह से हम विंड को ब्रेक करके भी क्या कर सकते हैं, भाई हवा, बड़े बड़े प्लांट रहेंगे इमेजिन करो, तो वहाँ पे भी हवा आएगी नहीं नीचे, तो इसकी मिट्टी वहाँ पे उड़ेगी ही नहीं नीचे की तरफ। तो बीच बीच में हमें प्लांटेशन इसके अंदर करनी चाहिए। फिर अगर हम बात करेंगे कंजर्वेशन टीलेज। टीलेज का मतलब आपको पता है, हम एग्रीकल्चर लैंड को प्रिपेयर करते हैं फॉर इरिगेशन के लिए, सॉरी जब हम एग्रीकल्चर लैंड को प्रिपेयर करते हैं फॉर कल्टीवेशन के लिए, उसे हम क्या नाम देते हैं, टीलेज कहते हैं। तो जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं हमारे एग्रीकल्चर लैंड को, तो हमें लूज नहीं छोड़नी होती है वो सॉइल। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम हमें उसमें पानी वगैरह स्प्रे कर देना चाहिए ताकि हमारे पास में क्या हो भाई, वो उड़ के मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे ना जाए। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं प्रॉपर प्लांटेशन से, ग्रासेस से, टेरेस फार्मिंग से, काउंटर बर्निंग से, विंड से और विंड ब्रेकर से और कंजर्वेशन टीलेज से। ओके बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ा, सॉइल इरोजन पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, सॉइल इरोजन। हमने उसके कॉजेज पढ़े, हमने इसके इफेक्ट पढ़े और हमने क्या पढ़ा बेटा, यहाँ पे इसके प्रिवेंशन मेथड्स पढ़े। अब देखो यहाँ पे हमारी एक एक्टिविटी दी एनसीईआरटी में, इस एक्टिविटी बेस पे हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान देंगे। जैसे हमारे पास दो बड़ी बड़ी ट्रे दी हुई है, एक ट्रे में तो ओनली क्या है, सॉइल ही है, और एक में हमारे पास क्या है, प्लांट ग्रो करवा रखे हैं, ग्रास से छोटे 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 प्लांट्स क्या करवा रखे हैं, यहाँ पे ग्रो करवा रखे हैं। इस तरह से क्या करवा रखे हैं बेटा, यहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करवा रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा भाई, ये दो ट्री है इस तक, एक तो खाली मिट्टी और एक भी प्लांटेशन है। तो हमने यहाँ पे पानी डाल दिया, और क्या कर दिया, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया, इस ट्रे को हमने टिल्ट कर दिया है, थोड़ा तिरछा कर दिया, टेढ़ा कर दिया है। तो किसमें सॉइल बह के जाएगी, आप बताओ भाई। हमने थोड़ा सा पानी डाला, यहाँ पे हम पानी डाल रहे हैं, तो कहाँ से पानी को इस तरह से फ्लो कर रहे हैं, तो किसमें से सॉइल इरोज होके जाएगी, तो इसमें से जाएगी। इसमें तो वाटर, इसमें प्लांट है ही नहीं कि प्लांट को सॉइल को होल्ड नहीं करके रखेंगे, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली क्या होगी, ट्रे खाली हो जाती है। बट यहाँ पे हमने देखा कि नॉर्मल फ्लो रहा तो यहाँ पे सॉइल खाली नहीं हुई। इसका रीजन क्या था, बिकॉज यहाँ पे प्लांटेशन थी। जो प्लांटेशन किसको होल्ड करके रख रही थी बेटा, किसको, सॉइल को होल्ड करके रख रही थी। तो ये एक्टिविटी भी थोड़ा सा कर लेना है। इस तरह की एक्टिविटी सब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से पूछी जाती है। और बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो बचता है सॉइल का, वो आ जाता है सॉइल पॉल्यूशन। क्या आ जाता है, सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन हम क्या कहेंगे, एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस added into soil which change their physical, chemical properties
and become harmful for living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या हो जाएगी, हार्मफुल हो जाएगी, उसे हम क्या नाम देते हैं, सॉइल पॉल्यूशन. एंड दीज सब्सटेंस आर नॉन एज द सॉइल पॉल्यूटेंट्स. फिर क्या हो सकते हैं सॉइल पॉल्यूटेंट्स, क्या हो सकते हैं, जो हमारी सीवेज हम जा रहे हो बह के पानी में तो जाते हैं, पानी को तो पॉल्यूट करते हैं, साथ में सीवेज वहाँ पे धीरे धीरे बह के जा रहे थे, हमारी मिट्टी के अंदर भी वो जहाँ पे देखो मिट्टी के अंदर भी सीवेज जमा होती रहेगी, कीचड़ सा बन जाता है, और हमारे वहाँ पे किचन में कोई चीज़ आपने देखी भी, आप कुछ कर सकते हो, उसके अंदर गंदी सी स्मेल वैसे आती है, तो वो सॉइल को पॉल्यूट कर रही है बेटा. क्या कर रही है, सॉइल को पॉल्यूट. तो ये सीवेज हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, हम कौन सा वेस्ट बात करेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो सकता है. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो भी सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हैं, हमें उनको इस तरह से डालते धीरे धीरे डिकम्पोज करेंगे उनको, तो डिकम्पोजिशन होगा तो वहाँ उस सॉइल के अंदर गंदगी फैल जाती है और हमें मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, हमें बीमारियाँ कॉज कर देते हैं. और दूसरा अगर मैं बात करूँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल ज़्यादा करता है, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जल्दी से डिकम्पोज तो होता है, जैसे कपड़ा लगा लो, ये लगा लो, तो मिट्टी के अंदर चले जाने शुरू हो जाते हैं. एक कपड़ा था उड़ के चला गया साइड के अंदर, तो वहाँ पे दूसरी में एक लेयर आई मिट्टी की लेयर और जम के हुई चली गई. ऐसे पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं. ये तो क्या करते हैं, सिर्फ बारिश आती है इस तरह की सॉइल के अंदर ऐसे आ जाते हैं, सॉइल को इम्परमिएबल बना देते हैं. नॉर्मल बारिश आती है, अगर बिल्कुल क्लीन सॉइल है तो धीरे धीरे वो पानी परकोलेट होकर कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा. लेकिन अगर हमने क्या एक्सेस अमाउंट के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, तो क्या होंगे बेटा, सॉइल के मिट्टी के अंदर दबने शुरू हो जाते हैं. अब वो प्लास्टिक लगा लो भाई, प्लास्टिक कोई चीज़ है, पॉलीथीन्स वगैरह होती है, तो बारिश का पानी आएगा तो पॉलीथीन को इम्परमिएबल बना देगा और ग्राउंड वाटर जाएगा ही नहीं, तो ये सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है, बाढ़ का रीजन भी बन सकता है. ठीक है. और फोर्थ अगर हम बात करेंगे, यूजिंग द पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. एंड फर्टिलाइजर्स. आप सबको पता है, अगर हम बात करें कंटिन्यूसली सारी चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को धीरे धीरे से डिक्रीज कर देते हैं, ये भी सॉइल को पॉल्यूट करते हैं. सॉइल के जो इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ क्या कर देते हैं, धीरे धीरे से. हालांकि सब करेंगे, आप पढ़े रहेंगे तो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म होती हुई चली जाती है. बस यही ध्यान देना है कि हमें प्रॉपर सीवेज करना चाहिए, हमें गड्ढे खोद देने चाहिए इससे अच्छे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमने रिसाइकलिंग डिफरेंट पर्पस के लिए दे देना चाहिए. तो कम से कम हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ कर जिससे हम सॉइल पॉल्यूशन को बचा सकें. ठीक है बेटा, तो इतना ही दिया हुआ है. सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड आ जाता है बेटा, ये वेस्ट होंगे तो बीमारियाँ कॉज करेंगे, ये सब चीज़ें. तो इसी के साथ में हमारे सॉइल खत्म हो जाता है. तो इस वीडियो के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमने सॉइल इरोजन पढ़ा, रिमूवल ऑफ द टॉपमोस्ट सॉइल इज नॉन एज द सॉइल इरोजन. बस इसके इफेक्ट वगैरह आपको याद रखिए, कॉजेज याद रख लेना है भाई. स्ट्रॉन्ग विंड है, हैवी रेन आती है, सबको आपको पता है, जो भी आपको ये लिखना चाहो किस तरह से भी लिख देना. तेज बारिश आती है, फ्लैश फ्लड आती है, फ्रीक्वेंट फ्लड आती रहती है, इम्प्रॉपर हम कल्टीवेशन करते हैं, तो ये सब किसका ह्यूमन एक्शंस है, ये सब किसका रोल हो जाता है बेटा, इसमें इफेक्ट हो जाता है. फिर अगर हम इससे सॉइल कॉज हो जाएंगे, अगर इफेक्ट बताएंगे, अगर सॉइल ही नहीं रहेगी तो प्लांटेशन नहीं आएगी, प्लांटेशन नहीं रहेगी तो हर जगह डेजर्टिफिकेशन आ जाएगा, डेजर्ट कंडीशन वहाँ पे रह जाएगी, जो एक्सेसिव फ्लड का रीज़न भी बनती है, फेमाइन आ जाती है. ठीक है, लैंडस्लाइड्स भी बन जाती है. तो ये सारी हमने क्या कहा, इसके इफेक्ट है. और इसको प्रिवेंशन, जो कॉजेज थे वो हम अगर नहीं होंगे तो बचा लेंगे उनसे, तो क्या हो जाएगी प्रिवेंशन की. हम जो प्लांटेशन को खत्म करते जा रहे हैं, हमें मैक्सिमम अमाउंट के अंदर प्लांटेशन ग्रो करनी है. खाली लैंड पे हम पेड़ों को उगाएं या फिर ग्रासेस को कंटिन्यू करना चाहिए, टेरेस फार्मिंग को यूज़ करना चाहिए, कंजर्वेशन टीलीज करनी चाहिए ताकि हम उस सॉइल को कंजर्व करके रख सके वहाँ पे. ठीक है बेटा, विंड ब्रेकर्स लगा देने चाहिए कि बीचों बीच ज़्यादा हमें पेड़ लगा देने चाहिए ताकि वो विंड हवा आएगी तो वो उसको ब्रेक करेगी, विंड आएगी नहीं तो वहाँ पे सॉइल उड़ेगी ही नहीं है. बंद बांध बना देने चाहिए. ठीक है, और आपके एक्टिविटी भी याद रखनी, खाली ट्रे ली आपने, एक में आपने प्लांटेशन और एक में खाली सॉइल है, तो किसकी सॉइल पहले जाएगी, ये सारी चीज़ें. फिर अगर हम बात करेंगे तो क्या कर रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन. ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को. सॉइल पॉल्यूशन में कोई डैमेज हो जाती है, हमें उसे हम क्या नाम देते हैं,
सॉयल पॉल्यूशन कहेंगे। इसके वेस्ट है, सीवेज वहाँ पे जा रहा है, फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, सॉयल एक पॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉयल कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।